विषय आता है दानघाटी मंदिर के संबंध में। जैसा कि माननीय संरक्षक जी ने कहा कि ईश्वर चंद बनाम फला एक मुकदमा दाखिल होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाता है। मामला है गिरिराज जी का, दो पक्ष आपस में मुकदमा लड़ रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक इंटरव्यूनर एप्लीकेशन दाखिल होती है जिसका नंबर है आईए नंबर 15/019/2025 और ये SLP संख्या 29/702/2024 में दाखिल होती है। इंटरव्यूनर एप्लीकेशन वो दाखिल होते हैं और उनका एफिडेविट इसके साथ में दाखिल होता है, जिसके एफिडेविट के पेज नंबर 4, पॉइंट नंबर 8, पेज नंबर 5, पेज नंबर पॉइंट नंबर 9 और 10, जिसमें 8 फेमस मंदिरों का नाम दिया हुआ है। दाऊजी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, गोवर्धन, लाडली जी और गोकुल जी और नंदगांव। 8 फेमस नंबर का पॉइंट वाइज मैंने आपको बताया। और पेज नंबर 9 जिसके पॉइंट नंबर 19 पर 197 टेम्पल लिखा हुआ है, क्लियर डिस्प्यूटेड टेम्पल। इसके बाद पेज नंबर 5 और पॉइंट नंबर 11 में बांके बिहारी मंदिर का जिक्र आता है, जिसके आधार पर ये संरचना आपके सामने है। इसी में पेज नंबर 7 और पॉइंट नंबर 14 बहुत ध्यान देने की बात है। पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 14 पर काशी का उदाहरण दिया जाता है कि काशी में ऐसा हुआ, ऐसे हम कॉरिडोर बना रहे हैं। इसका बेस इंटरव्यूनर एप्लीकेशन पेश करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में काशी का उदाहरण दिया गया। मैं आपको पॉइंट नंबर और पेज नंबर बता रहा हूं। आप यहां ध्यान देना चाहेंगे, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई बताए इस बात को, ये बात पहुंचनी चाहिए कि वाराणसी और अयोध्या का विषय मथुरा वृंदावन से अलग है। वहां पुजारी की व्यवस्था है, वहां महंत व्यवस्था है, यहां सेवायत व्यवस्था है। सेवायत व्यवस्था को इसको समझना पड़ेगा। अभी सब लोग जब बिहारी जी मंदिर का विषय आता है, हर आदमी अपना सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अपनी सलाह देता है। नॉट ए पब्लिक टेम्पल। हमारे पूरे ब्रजमंडल में कोई भी मंदिर पब्लिक टेम्पल नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा और कोई व्यक्ति इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बता रहा है कि वाराणसी का जो आप आधार ले रहे हैं, वाराणसी का आधार ब्रज के लिए है ही गलत। जब आप आधार ही गलत लेके चल रहे हैं, वहां अलग व्यवस्था है, यहां अलग व्यवस्था है। और आपको बहुत शॉकिंग लगेगा, हमको ये आशा नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। अभी भी विश्वास नहीं है। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा होने जा रहा है। उसमें धर्मार्थ कार्य विभाग के सेक्रेटरी अगर अपना एफिडेविट लगा रहे हैं तो बात थोड़ी सी शंकास्पद हो जाती है। ब्रजमंडल के शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ब्रजमंडल के सभी 197 मंदिरों का अंदर और बाहर का पूरा मैनेजमेंट ब्रज तीर्थ विकास परिषद को दिया जाए, सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग को दिया जाए, ये मांग उसमें की गई है। और धर्मार्थ कार्य विभाग के सेक्रेटरी के द्वारा एफिडेविट उसके लिए लगाया जाता है। कुछ 197, आप कहेंगे 197 मंदिर कौन से हैं? समस्त 197 मंदिर उसमें स्पष्ट है, वो नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी, गोवर्धन, महावन, मथुरा, वृंदावन सबके मंदिर हैं। और उसी कागज के आधार पर हमारे आर के पांडे जी ने हमको बताया, उसी के आधार पर ये बांके बिहारी जी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से हुआ, जो कि उसमें एक प्रस्तावना दी गई थी, उसी के आधार पर हुआ। लेकिन बाकी के जितने भी पॉइंट्स थे उन पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसमें 197 में से 8 मंदिर ऐसे हैं जहां रिसीवर व्यवस्था चल रही है, वो रिसीवर व्यवस्था को समाप्त किया जाए, वो भी सरकारी नियंत्रण में दिए जाएं। उन 8 मंदिरों के नाम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। वृंदावन में बिहारी जी के बाद राधा वल्लभ मंदिर, उसमें गोकुल का मंदिर है, नंदगांव मंदिर, उसमें बरसाने का मंदिर है, लाडली जी मंदिर, क्योंकि नंदगांव की तो अपनी कमेटी है, उसमें गोवर्धन के सभी मंदिर हैं। तो इस प्रकार पूरे ब्रज के मंदिरों की बात, 8 रिसीवर वाले मंदिर, 197 कुल मिलाकर मंदिर। पहला हमारा प्रश्न तो आपके माध्यम से सरकार से ये है कि क्या 197 मंदिरों का अधिग्रहण करने की सरकार की योजना है? क्योंकि वहां उनका कहना स्पष्ट है, आप तो उसको पढ़िएगा, हम आपको सबको व्हाट्सएप करेंगे। उस
क्लॉज को पढ़िएगा, हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है कि वहां जो डोनेशन आती है उसकी व्यवस्था भी सरकार के द्वारा देखी जाएगी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद देखेगी या सरकार देखेगी, अभी उत्तर वो बताएंगे, क्योंकि हम इतने सक्षम और पढ़े लिखे लोग नहीं। दूसरा विषय, यमुना किनारे जो कॉरिडोर की प्रस्तावना हो रही है, आप सबने सुना, इसको 60 फीट चौड़ा किया जाएगा या 70 फीट चौड़ा किया जाएगा? कितना चौड़ा करना है? क्या इसमें जो बीच में पड़ने वाली कुंज है, जो मकान है, जो निषाद समाज की बस्तियां आएंगी, क्या उन सबको भी तोड़ा जाएगा? ये प्रस्तावना। दूसरी बात, यमुना जी के घाटों पर जो यमुना जी को लाने की प्लानिंग थी, क्या उसको समाप्त मान लें हम लोग? तीसरी बात, यहाँ परिक्रमा रहेगी कि नहीं रहेगी, परिक्रमा की भी बात हो रही है। और इस सड़क को दर्शनार्थियों के लिए सप्तदेवालय सर्किट से जोड़ने की बात की जा रही है। तो फिर अगर आज आप देखें तो वीआईपी जो पार्किंग का एरिया है, वहां से परिक्रमा क्रॉस करने में कितनी परेशानी आती है। अगर पूरी परिक्रमा में काली जैसे लेके केशी घाट तक ये सप्तदेवालय सर्किट के माध्यम से केवल श्रद्धालुओं के लिए बना दिया जाएगा, तो परिक्रमार्थी परिक्रमा हम और आप सब कैसे देंगे, ये प्रश्न है। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात है, जिसमें आप में से बहुतों के भी घर आएंगे, सप्तदेवालय सर्किट की पूरी प्लानिंग सरकार को प्रस्तुत करनी चाहिए, सबके सामने श्वेत पत्र डालना चाहिए। ये बात स्पष्ट हो कि यमुना किनारे का कॉरिडोर इतना चौड़ा होगा तो मंदिरों तक, सप्त देवालय तक जाने वाले जो अप्रोच मार्ग हैं वो इतने ही पतले रहेंगे या वो भी चौड़े किए जाएंगे? आप बात समझ रहे हैं? अगर 70 फीट चौड़ी सड़क से राधारमण मंदिर जाने का रास्ता 15 फीट का है, 10 फीट का है, 12 फीट का, 18 फीट का है, तो वो सकरा ही रहेगा या चौड़ा किया जाएगा? सेवायतों से मिलकर के बनाई जाए, उनको बिठाया जाए, सरकार के द्वारा क्या काम किया जाएगा और सेवायतों को क्या करना चाहिए, मिलकर के काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारे काम सरकार खुद ही कर लेगी। धार्मिक कार्य के सचिव के द्वारा कहा गया है कि 197 मंदिरों के बाहर और भीतर का काम हम संभालेंगे, वहाँ दान पात्र हमारा रखा जाएगा। ये सारी बातें ब्रजवासियों के हित में नहीं है। ब्रज 84 कोष जो 12 वन और 24 वनों को मिला करके है, उन सभी मंदिरों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सबका सरकार से एक ही सवाल है, क्या सरकार के द्वारा ऐसी योजना बनाई जा रही है? यदि बनाई जा रही है तो वो ब्रजवासियों के साथ, सेवायतों के साथ, मंदिर चलाने वाली कमेटियों के साथ सहमति करके ही अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तभी सफल हो पाएंगे। और यदि हम सब लोगों का वो सहयोग नहीं लेंगे तो उन्हें सफलता नहीं मिल पाएगी।